नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त प्रतीक सुभाष, पॉजिटिव एमपी इस वक्त आप देख रहे हैं। और देखिए, सबसे पहले तो ये बड़ी बात होती है कि लोगों से मिलना, और जब इस तरह के चुनावी सभाएं होती है तो कैंडिडेट जो है वो बहुत कम समय निकाल पाते हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि पिछले 1 महीने 2 महीने से हम देख रहे हैं पूरे मीडिया जगत में सबसे ज्यादा सक्रिय कोई व्यक्ति है तो दामोदर यादव जी हैं। और ज्यादा परिचय देने की तो कुछ मुझे जरूरत है नहीं, लेकिन हमारे पॉजिटिव एमपी को आपने समय दिया, उसके लिए पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमने लगभग 2 दिन में यहाँ की धरातल पे थोड़ा थोड़ा देखा, ये समझे, गाँवों में गए। एक चीज तो समझ में आती है, सिटी में तो बहुत सारी चीजें हैं। सिटी में तो आदमी खुल के बोल नहीं पा रहा है, वो कैमरे के सामने बोल देता है, इसकी जय उसकी जय कर देता है, और पीठ पीछे जो बोलता है ऑफ कैमरा वो अलग होता है। लेकिन गाँवों में जब हम गए तो बहुत जगह, बहुत गाँवों में देखा हमने कि दामोदर यादव हमारे दादा, और वो हमारे लिए खड़े रहते हैं और वो हमारे लिए लड़ते हैं। तो ऐसा विश्वास जेनजी में, नए लोगों में आप कैसे बनाने में समर्थ हो पाए? इस पूरे चुनाव अभियान के तहत हुआ या फिर पहले से चलता है? नहीं, ये पहले से ही चलता आ रहा है। 30 साल से बिना सत्ता में रहे जनहित के मुद्दों पर अनेक लड़ाइयाँ लड़ना, बहुत सारे आंदोलन करना, 34 केस मेरे ऊपर लगे, चक्का जाम के, आंदोलनों के, धरना प्रदर्शन के, कुछ आचार संहिता उल्लंघन के भी हैं। तो इस तरीके के ढेर केस लगे। तो जब संघर्ष लंबा हो जाता है तो जनता में एक क्रेडिबिलिटी बन जाती है। जहाँ तक बात नौजवानों की है, जेनजीज की है, तो देखो भाई, देश में जेनजी जो है मूड में है सब कुछ बदलने के। वो गुलाम नहीं है, और उनका नेचर है कि वो बहुत जल्दी स्विफ्ट करते हैं। मतलब अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आए तो उसको बदलते हैं। तो नेचुरल है कि मोदी जी की चाय उन्होंने बहुत पी ली, और अब वो चाहते हैं कि कोई तीसरा विकल्प उनको मिले। तो उस रूप में वो मुझे भी देख रहे होंगे दतिया के अंदर। आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी को तो देखते ही है, और उन्हीं की छाया के रूप में मुझे देख रहे होंगे, इसलिए बहुत तेजी से उनमें असर बढ़ा है। चंद्रशेखर जी आज दतिया में आए, कल बड़ी रैली दतिया में होगी, पद यात्रा शायद उन्होंने बोला है कि पैदल ही चलूंगा, मैं लोगों से मिलूंगा। कैसा देखते हैं, कितना असर पड़ेगा क्षेत्र की जनता का? क्योंकि सिटी में थोड़ा सा मिला जुला रिस्पॉन्स है, गाँव में तो हम लोगों ने देखा भी। सिटी में उनकी यात्रा रहेगी कल? बिल्कुल निश्चित रूप से 10 बजे से कल 9:30 से कार्यालय से शुरू होगी, जो उन्नाव रोड पे हमारा चुनावी कार्यालय। वहां से मैं और मेरे माननीय अध्यक्ष जी और हमारे हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पैदल चल के पूरे शहर में रोड शो करेंगे। सभी व्यापारियों से, शहर वासियों से अपील करते हुए, प्रार्थना करते हुए जाएंगे कि हमारी पार्टी को अवसर दें। लगभग 4 से 5 किलोमीटर का, मेरे ख्याल से 6 भी हो सकता है, अच्छा, ये पैदल मार्च रहेगा, जिसको जो मैं समझता हूँ उसके बाद बीजेपी करे या कांग्रेस करे तो वो हमसे आधी संख्या भी नहीं जुटा पाएंगे। कल आप दावा कर रहे हैं कि संख्या में, क्योंकि कल शायद भाजपा की भी सीएम, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उनकी भी रैली है। पीएम भी आ जाए, अच्छा, आधी नहीं जुटा पाएंगे। और कल दावा नहीं कर रहा हूँ, हमेशा का दावा ये है। आज की रैली अगर आपने उदुआ की देखी हो तो आज हमारी रैली थी और कल सीएम की थी। ठीक है, हाँ, एक दिन पहले उनकी थी। हाँ, तो जरा कंपेयर करके फोटो निकालिए और अपने चैनल पे चलाइए, ठीक से चलाइए। उनकी मंच अच्छी होगी, टेंट अच्छा होगा, माइक अच्छा होगा, चेहरे पे चमक होगी जो पैसे से आ रही है बीजेपी वालों के भ्रष्टाचार के पैसे से, लेकिन पब्लिक बहुत कम होगी। और हो सकता है जो लोग आए हैं वो आशा कार्यकर्ता, फलाना मिशन, आजीविका मिशन, बीकाने, इन सब के द्वारा लाए हुए लोग हों। फिर भी जो हमारी संख्या थी उससे आधी भी नहीं होगी। यादव जी, देखा क्षेत्र में हमने, जैसा समझा आपने बताया, जनता और लोग, अपने लोग, सब कुछ, लेकिन जितने भी अपने लोग, उनके लोग, तमाम लोग, हमेशा वर्चस्व की बात यहाँ पे रही। इस चुनाव में भी बस वर्चस्व वर्चस्व वर्चस्व। मैंने बहुत लोगों से बात की, लेकिन जमीनों का क्या मुद्दा है, कहाँ अभाव है, कहाँ समस्या है, इस बारे में बात कम हुई। लेकिन वो, हम, उनको टिकट नहीं मिली, उनकी कट गई तो हम उनके साथ हैं, ये है। मतलब व्यक्तिगत वर्चस्व ज्यादा बड़ा है इस चुनाव में, या फिर जमीनी मुद्दे भी हैं? जनहित के मुद्दे हमेशा बड़े होना चाहिए। वर्चस्व की लड़ाई हो
या कुछ भी हो, वो एक राजनीति का पार्ट होता है। लेकिन हर नेता का अपना एक एम होना चाहिए कि वो अगर मौका मिलेगा तो क्या करेगा। मेरी स्पीचेस जब भी आप कवर करोगे तो उसमें मैं हमेशा बताता हूँ कि अगर दतिया की जनता ने मौका दिया तो मुझे क्या क्या करना है। एक या दो लॉन्ग टर्म प्लान और शॉर्ट टर्म प्लान दोनों ही मैं उसमें बताता हूँ जी कि अगले नेक्स्ट 2 इयर्स में मुझे क्या करना है और जीवन का मकसद क्या है, ये जनप्रतिनिधि क्या क्या करना होगा। अभी अगर इन शॉर्ट आप पूछना चाहोगे तो सबसे बड़ा मुद्दा है जेनजीज का ही है। पिछले 15 साल में या 20 साल में ही कहें जी तो कोई भी रोजगार दतिया में नहीं मिला है। अच्छा 20 साल में मतलब 18 साल की 23 साल की भाजपा की सरकार के कार्यकाल में 23 लोगों को भी रोजगार नहीं मिला। एक भी फैक्ट्री नहीं है, एक भी कारखाना नहीं है। एक डालडा मिल हुआ करता था, उसको भी माननीय पूर्व गृह मंत्री जी के द्वारा बंद करा दिया गया है। तो मेरा पहला तो उद्देश्य यही है कि जब मैं विधायक बनूं तो सबसे पहले ऐसी व्यवस्था करूं कि हर दूसरे तीसरे घर के एक नौजवान पढ़े लिखे लड़के को रोजगार मिल सके। अभी 4-4 6-6 डिग्रियां करके ठेले लगाने के लिए, ठेले ढड़काने के लिए मजबूर है। दतिया शहर का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो भय, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी है। आज दतिया जैसी अच्छी नगरी जुआ, कट्टा और सट्टा और नशा की नगरी बन चुकी है। जो कभी बोलते थे लोग माँ पीताम्बरा की नगरी है, कभी बोलते थे भाईचारा प्रेम की नगरी है, आज वो जुआ, कट्टा, सट्टा और नशा की नगरी बन चुकी है क्योंकि रोजगार नहीं है। तो मेन फोकस मेरा रोजगार पे है। और मेन चीज ये भी है कि पीताम्बरा माता रानी के दर्शन हमने भी करे, हम भी गए थे। मंच पे तो अभी भी वही चल रहा है। नरोत्तम मिश्रा अपने समर्थकों से बोल रहे हैं कि भैया पीताम्बरा मैया की कसम है तुमको, और वोट तो भाजपा में देना है। तो वो जो डैमेज कंट्रोल जो उन्होंने किया है, ये ऊपरी ऊपरी है, अंदर भी है। कैसा लग रहा है आपको? कसमें तो ये लोग रोज झूठी खाते हैं भाई। भगवान को बेच के राजनीति करने वाले लोग हैं ना भाजपा के लोग। अगर भगवान को नहीं बेचा होता तो आप ही बताओ, जिस राम मंदिर के नाम पे पूरे देश में भाजपा खड़ी हुई, वही राम मंदिर बनाने के बाद चढ़ावा में चोरी हो रही है कि नहीं हो रही है? तो इनके लिए धर्म एक धंधा है और राजनीति का साधन है। रही बात नरोत्तम मिश्रा की, तो नरोत्तम मिश्रा के साथ उनकी पार्टी ने बहुत गलत किया है और नरोत्तम मिश्रा के समर्थक उनसे पार्टी से बदला लेने वाले हैं। इस चुनाव में स्पष्ट है ऐसा? निश्चित रूप से बदला ले इसी चुनाव में। इसके बाद तो नरोत्तम जी की राजनीति का द एंड होने ही वाला है। तो नरोत्तम मिश्रा जी के अगर लोग, प्रशंसक उनको वोट नहीं देंगे भाजपा को, तो फिर वो किस तरफ आएंगे? आजाद समाज पार्टी तरफ आ सकते हैं या कांग्रेस में किधर जाएंगे? जो सामाजिक न्याय की लड़ाई में विश्वास रखते हैं, जो संख्या के अनुपात में भागीदारी दिलाने में विश्वास रखते हैं, जो मानवतावादी सोच के हैं, वो निश्चित रूप से हमारी तरफ आएंगे। औरों का मुझे नहीं पता। जिस तरह से देखा गया पिछले समय देश में, सरकार और सत्ता के विरुद्ध बात करने वालों के साथ क्या होता है और क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। सरकार के पास अपना पावर होता है, सब तरह की राजनीति चलती है। कुछ लोग टूट जाते हैं, कई लोग बिखर गए, इधर उधर सरकार में शामिल हो गए। आपकी क्या एक ऐसी शक्ति है जो आपको अभी भी आपके स्टैंड पे रखती है? क्योंकि देखिए, बातें तो बहुत सारी होती है, कुछ लोग आपके खिलाफ भी होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, लेकिन अपने लोगों के साथ खड़े रहने का आपका क्या फॉर्मूला है? क्या आप खड़े रहते हैं? 98 से लेके अभी तक खड़ा था, खड़ा हूँ और जब तक जीवित रहूंगा तब तक खड़ा रहूंगा। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम करोड़पति लोग ही नहीं है। जो है, जितना है, सब उजागर है, सामने है। हमें किस बात की चिंता, किस बात की परवाह है? पैसे का मोह है नहीं। पद और प्रतिष्ठा से ज्यादा मिशन जीवन में, जो मिशन है हमारा, जो लक्ष्य है, एक सामाजिक न्याय की लड़ाई का, एक बहुजन मूवमेंट को बढ़ाने का, वो सबसे बड़ा है। तो वो तो हम कहीं से भी बढ़ा सकते हैं। मान लो कभी कोई सरकार उठा के हमें जेल भेज दे, तो हम जेल में कैदियों को मिशनरी बनाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? रेल में भेज दें तो रेल में भी मिशनरी बनाते हैं, फ्लाइट में बैठते हैं तो उसमें बनाते हैं, सड़क पे चलते हैं तो वहाँ बनाते हैं। अपना काम करते हैं, मिशनरी लोग करते रहेंगे। इसलिए सरकारों से ना डरते हैं, सरकारें हमसे डरती हैं। सबसे बड़ी बात, आपने बहुत सारी बातें की, आपका भी बिजी शेड्यूल है, मैं जानता हूँ। एक दो प्रश्न और मैं पूछूंगा। अभी ये जो लोग, जो हमने ऑब्जर्व किया, क्योंकि जनता की बात रखना बहुत ज़रूरी है, जो हमने ऑब्जर्व किया उसमें एक ये चीज़ सामने आई कि सिटी में जो लोग बोल रहे हैं कि भाई सिटी में तो कोई त्रिकोणीय मुकाबला है ही नहीं। बोले दो हैं, बीजेपी और कांग्रेस। बोले यहाँ पे दामोदर यादव सिर्फ कुछ वोट काट सकते हैं तो काटेंगे, वरना
मामला उनका यहाँ पे नहीं है। खैर बात अलग है, गाँव में जाते हैं तो फिर वो एक स्थिति या पिक्चर चेंज होती देखिए है। दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि 2.25 लाख वोट में से 1.5 लाख वोट ग्रामीण क्षेत्र का है, ठीक है। और वहाँ कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ हम बीजेपी कांग्रेस से बहुत लीड पे ना हो। अच्छा। नंबर 1। हम्म नंबर 2, शहर की बात करें तो शहर भी दो तरह का है। दतिया शहर को आप एक नज़र से मत देखिए। दतिया के शहर में 4 दरवाजे बने हैं, पुराने राजाओं के टाइम के। उन 4 दरवाजे के अंदर का भीतर का दतिया अलग है और बाहर का दतिया अलग है। जो बाहर का दतिया है उसमें ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र के परिवेश के लोग आके रह रहे हैं। आप वहां जाके पता करेंगे तो वहां भी बहुमत आजाद समाज पार्टी का ही मिलेगा। तो शहर का 50% इलाका ऐसा है कि जहाँ पे बहुमत रहेगा आजाद समाज पार्टी का, और 50% शहर का इलाका ऐसा है जहाँ त्रिकोणीय संघर्ष होगा। और रही बात ग्रामीण क्षेत्र की तो वहाँ एक कोणीय रहेगा। अच्छा। काफी डिफरेंस रहेगा बीजेपी कांग्रेस से गाँव में हमारा। ये जो लोग बोलते हैं कि जैसे आप जब चुनाव लड़ रहे हैं तो बहुत सारा जो वर्ग आपके साथ है, कहीं ना कहीं लोग बोलते हैं कि यार ये बीजेपी के ही वोट कटेंगे, कहीं मतलब कांग्रेस के वोट कटेंगे, बीजेपी को फायदा होगा। फायदा तो आजाद समाज पार्टी को होगा ना, जब उनका एमएलए बनेगा तो। एक चीज़ है। एक मैं अपना एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि जब लोग बोलते हैं कि राजनीति किसी को करनी है तो सबको समान सबको साथ लेके चलना पड़ता है, तो आपको नहीं लगता कि आपके जैसे पुराने बयान भी हैं, है ना, अभी भी आप अपने लोगों के लिए खड़े हैं, जैसे पिछड़ा सुन लीजिए, दलित आप तो लोगों के लिए। समझ गए। सुनिए, मेरे पुराने बयान भी आज वही बयान है, पुराने नहीं आज भी। आज भी वही बयान है, सोच भी वही है, समझ भी वही है, मिशन भी वही है। ठीक है, तो न पुराने बयान कोई नहीं है। जो पुराने थे वो आज हैं और जो आज हैं वो हमेशा रहेंगे। स्पष्ट बात है। हाँ, और रही बात नुकसान की, कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है चुनाव में भी। चुनाव आप ही जीतेंगे ऐसा? वो तो जीत चुकी है जनता। जनता जीत चुकी है। जनता, क्योंकि जनता लड़ रही है, दामोदर की तरफ से, दामोदर नहीं लड़ रहा है। आपने निष्पक्ष रूप से बात रखी, और सबसे बड़ी बात तो ये कि पुराने स्टैंड जैसा हमारा था वैसा ही स्टैंड आज भी है। ऐसा नहीं कि चुनावी समय में परिस्थितियां देखते हुए लोग अपना स्टैंड बदल लेते हैं, बातें बदल लेते हैं, वैसा कम से कम इस इंटरव्यू में आपको नहीं लगेगा। जितना फुर्सत में मैं बैठा हूँ इस समय, और जितने इजी, बिना टेंशन के। हाँ, और ऐसे कोई दोनों कैंडिडेटों में से मिलेगा तो मैं देख के आऊँ। मैं ये ऑन कैमरा कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा इंटरव्यू तो आपके ही चल रहे हैं मार्केट में, सीधी सी बात है। उसके बाद भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना टाइम आप देंगे। अच्छा, बिजी स्केड्यूल के बाद भी हम घनश्याम जी के पास भी गया था मैं। जब मैं घनश्याम जी से हमारी टीम ने संपर्क करने की कोशिश करी, उन्होंने बोला मैं मीडिया के सामने अभी बोल नहीं रहा हूँ। और कहीं ऐसा भी देखा जा रहा है कि मीडिया के सामने तो वो बोल नहीं रहे हैं, और वो बोलना चाहते भी नहीं हो शायद, ऐसा समझ में आया। क्योंकि हो सकता है उनके बोलने से कुछ गड़बड़ हो जाए, क्योंकि वो अगर कुछ बोल देंगे तो अभी कांग्रेस ऐसा लग रहा है पूरे क्षेत्र में कि बैसाखी पे खड़ी है। नरोत्तम मिश्रा जी के जो लोग नाराज हैं वो चाह रहे हैं कि बस वही वोट दे दें तो उसी में हम आधार ढूंढ लें। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपको भी कि उस राजेंद्र भारती जी का मैं अभी इंटरव्यू करके आया 40 मिनट का, उन्होंने एक बात बोली कि कांग्रेस जो है, अगर 2 दिन में अभी कांग्रेस को जीतना है तो अग्रेसिव खेलना पड़ेगा। उनकी बातों से कहीं ना कहीं राजेंद्र भारती जी की बातों से लगा कि कांग्रेस अभी सिर्फ डिफेंसिव खेल रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कह रहा हूँ कांग्रेस खेल ही नहीं रही, ना डिफेंसिव ना एग्रेसिव। राजेंद्र भारती जी के तो पूरे साथी हमारा साथ दे ही रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा के भी ओबीसी के जितने साथी थे वो एससी के साथी, वो सब हमारा साथ दे रहे तो राजेंद्र भारती जी के साथी आपका साथ दे रहे हैं, आप बोल रहे हैं? 99.9%। वो तो कांग्रेस ही नेता है। राजेंद्र भारती को छोड़ के भाभी का वोट भी मैं ले आऊंगा। क्या बात करो, बहुत बड़ा दावा दामोदर यादव जी बोल रहे हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको पॉजिटिव एमपी पे कि राजेंद्र भारती जी के लोग इनके साथ जुड़े, इनका काम कर रहे हैं, और उनके घर तक के वोट ये लाएंगे, ये दावा। भाभी का भी वोट हम नहीं कर रहे हैं, दामोदर यादव जी कर रहे हैं, यादव मंडल जी। क्या बात है, ये तो एक्सक्लूसिव खबर हो गई। चलो ब्रेकिंग पे बहुत बहुत धन्यवाद। भारती जी से पूछ भी है ना, कहना उन्हें ऐसा दावा किया, जब फोन लगा लेना। अब हाँ, मुझे पूरा विश्वास है वो कहेंगे उनका अधिकार है, यही कहेंगे। क्या बात है, क्योंकि संबंध है हमारे बड़े भाई छोटे भाई के। मैं 15 साल तक उनका मैंने भरपूर साथ दिया, मेरा राइट बनता है, अधिकार बनता है उनके ऊपर। पूरी फैमिली हमारी फैमिली जैसी है वो।
और उनकी टीम मेरा काम नहीं कर रही, उनकी टीम और मेरी टीम एक ही टीम है। क्या बात है। ठीक है, तो उनके पीसीसी के बयान निकालो पुराने, 3 महीने पुराने, उन्होंने खुद ही कहा था दामोदर जी और हमारी एक ही लाइन है, दामोदर जी की हमारी एक ही टीम है। तो उनकी टीम काम कर रही है, ऐसा नहीं, वही हमारी टीम है, वही उनकी टीम है। आशुतोष तिवारी जी, जो कि पहले शायद कहीं भाजपा की बॉडी में कहीं काम पे थे, किसी दायित्व पे थे, अब वो विधायक का चुनाव आपके सामने लड़ रहे हैं। कैसा देखते हैं आशुतोष तिवारी जी के? अभी कुल मिला के हमने भी जब ग्राउंड रिपोर्ट करी तो लोग बोल रहे हैं कि आशुतोष तिवारी ठीक है, वोट अगर वो दे रहे हैं तो भाजपा के लोग जो सब एक साथ लगे उनके लिए देंगे, और डबल इंजन की जो सरकार है उसको बनाने के लिए वोट देंगे। सही तो कह रहे हैं लोग, हम्म मैं लोगों की बात से सहमत हूँ। जितने भी लोग वोट दे रहे होंगे, वो जो तो बीजेपी की मानसिकता के होंगे वो दे रहे होंगे, या जो सरकार से जिनका कुछ होगा कि सरकार से लाभ मिलेगा तो वो दे रहे होंगे। तो ऐसे लोग तो मुट्ठी भर निकलेंगे, चुनिंदा लोग हैं भाई। सारे लोग तो सरकार के लालच में वोट नहीं देते हैं, कम परसेंटेज के लोग देते हैं। पर पिछली बार तो ऐसा हुआ कि जब लाडली बहना योजना आई तो जितने भी चुनावी समीकरण थे सब गड़बड़ा गए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। तो कहीं ना कहीं लोग लाभ तो देखते हैं। वो मध्य प्रदेश की बात कर रहे हो, अब मैं दतिया जिले की बात करूं। दतिया जिले में 3 सीट में से भारतीय जनता पार्टी 2 सीट हारी थी, 1 ही जीती थी। लाडली बहना तो यहाँ भी थी। दतिया अलग अपने आप में अलग है। दतिया बिल्कुल अलग है, दतिया के लोग अलग हैं। दतिया ऐतिहासिक काम करता है, अभी करेगा, अब देखना। दोनों पार्टियों की जमानत तो शायद बच जाएगी, ऐसा लग रहा है, और कब जब्त हो जाए तो हो जाए। तो देखिए दोस्तों, ये दामोदर यादव जी जो कि बता रहे हैं कि जमानत जब्त होने की भी स्थिति बन सकती है। आत्मविश्वास उनका उनके ऊपर, उनके लोगों पर भरपूर है। सर, हमसे बात करने के लिए, पॉजिटिव एमपी को अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव हो इसलिए मैंने बात इतनी समय भी दिया। थैंक यू। और मालवा के लोगों से बहुत दिन से मिला नहीं था, हमारे 3 भाई मालवा वाले भी बैठे हैं, इनसे मिलूंगा। तो मैंने कहा कि इनका कोटा भी आपसे पूरा कर लिया मैंने। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।